नमस्कार, आदाब। आज हम गुजरात में सन 2002 में हुए भयंकर दंगों के बारे में, जिनको नरसंहार भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगी। अब इसके बारे में बहुत विवाद है, आग लगी या लगाई गई। बैनर्जी कमीशन कहता है कि आग एक एक्सीडेंटल फायर थी, ये एक आकस्मिक घटना थी, जबकि कुछ लोगों का मानना अलग प्रकार से है कि आग लगवाई गई। सरकार ने, जो मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया कि आग मुसलमानों द्वारा लगाई गई है। मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि आग स्थानीय मुसलमान, पाकिस्तान का ISIS और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की साजिश का एक परिणाम है। अब ये बात जब उन्होंने कही, और उसी के साथ एक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे दंगों के होने में मदद मिली। पहली घटना ये हुई जो संजीव भट्ट बताते हैं। संजीव भट्ट आजकल शायद सस्पेंशन में है। संजीव भट्ट, शायद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और उन्होंने एक बयान दिया था कि 27 फरवरी की शाम को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि गोधरा में मुसलमानों ने ट्रेन जलाई है, अब इसकी एक प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया के समय हमें ये प्रतिक्रिया को होने देना है। इसी बात की पुष्टि जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस कमीशन के एक ट्राइब्यूनल, जिसके अध्यक्ष सावंत साहब थे, उनमें एक दूसरे जस्टिस भी थे, जिन्होंने अपने बयान में कहा, इस बात की पुष्टि की कि मुख्यमंत्री के घर पे ये मीटिंग हुई थी। और ये बात जस्टिस सुरेश ने आउटलुक में दिए हुए एक अपने इंटरव्यू में बताई। खैर, तो 27 फरवरी को ये हुआ, और उसके बाद जो लाशें थी उनको VHP के नेतृत्व में एक जुलूस के रूप में गोधरा से अहमदाबाद लाया गया। इसी के साथ 28 फरवरी से VHP ने गुजरात बंद का ऐलान किया। आपको बता दूं, ये दोनों बातें, एक तरफ से मुख्यमंत्री का बयान, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा ली गई वो तथाकथित मीटिंग जिसकी बहुत पुष्टि नहीं है, और तीसरी तरफ से VHP द्वारा बुलाया गया बंद, इसके कारण जो हिंसा को एक बहुत तेजी मिली। हिंसा धीरे धीरे बढ़ी और इसने एक बहुत भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। इसमें गुलबर्ग सोसाइटी में और दूसरी जगहों पर सरेआम कत्लेआम हुआ, और एक बड़ा केस मुकदमा अभी भी चल रहा है, जिसमें ज़किया जाफ़री, जिनके पति एहसान जाफ़री को बेरहमी से मारा गया। याद दिला दूं, एहसान जाफ़री ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनके घर को घेरा गया, और उनका घर कोई पुलिस के हेडक्वार्टर से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने सबको फ़ोन लगाए, मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर को, बाकी लोगों को, पर उनकी जान नहीं बच पाई और उनको बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। उसका केस, उनकी विधवा पत्नी आज भी उस केस को लड़ रही है, और बम्बई की एक महान कार्यकर्ता तीस्ता से तलवार ने गुजरात के जो बाकी केसेस को लिया है, उसके साथ ज़किया जाफ़री का केस भी वो बहुत मजबूती से, हिम्मत से समाज में चला रही है। अब अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो बहुत भयंकर था। पूरे गुजरात में एक माहौल बन गया कि हमें 3 दिन का वक्त है और 3 दिन में ये हमको 1 डे मैच खेलना है। और ये जो बयान था, ये बजरंग दल के एक कार्यकर्ता बाबू बजरंगी, उन्होंने तहलका के एक स्टिंग ऑपरेशन में बताया कि उन्हें इस प्रकार की अनुमति है कि वो 3 दिन तक जितना कर लें वो कर लें। और उन्होंने ये भी बयान दिया, जो तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में है, कि जब वो इस प्रकार की नृशंस हत्याएं कर रहे थे तो उन्हें लगता था कि वो जैसे महाराणा प्रताप हो गए हों। एक गुजरात की दूसरी बड़ी लीडर माया कोडनानी, जो बाद में जाकर मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनी, माया कोडनानी पर भी बहुत मुकदमा चला, उन्हें आजन्म जेल की सज़ा हुई।
अब ये बात और है कि जब से सरकार बदली, व्यवस्थाएं बदली, माया कोडनानी को फिर से छोड़ दिया गया है। खैर, गुजरात में भयंकर कत्लेआम हुआ और ये कत्लेआम तब तक चलता रहा जब तक पुलिस के ऊपर एक यंत्रणा, कंट्रोल करने वाली यंत्रणा नहीं आई, और वो थी आर्मी के रूप में। मिलिट्री आर्मी के आने के बाद भी उनको काम पर लगाने के लिए, हिंसा रोकने के लिए जो मदद स्थानीय चाहिए थी वो बहुत दिन तक नहीं मिली और ये हमले होते रहे। इसी समय बहुत रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बयान दिए और उसमें से एक बयान था कि गोधरा में जो हुआ ये उसकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने विज्ञान के आधार पे न्यूटन के सिद्धांत को बताने की कोशिश की कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। फिर दूसरा, इतने नृशंस हत्याकांड के साथ साथ वहाँ जो शाह आलम जिन्हें के जो मूल्य थे उन्हीं के साथ नरसिंह मेहता को भी याद किया जाता है। ये गुजरात की संस्कृति को अलग रख के एक ऐसे कार्य किए गए जिसमें गुजरात के एक महान कवि वली दक्कनी, वली गुजराती, जो गुजराती में लिखते थे, उनका बहुत बड़ा ये था साहित्य है, उस पूरे उनकी दरगाह को भी नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो खैर, इसमें बजरंग दल और बाकी संगठनों की जो भूमिका थी वो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो जस्टिस पीबी सामंत, तनिका सरकार, जस्टिस सुरेश और बाकी बड़े कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इसमें एक प्रकार से योजना के चलते इस प्रकार का कत्लेआम किया गया। गुजरात की घटना को एक बहाना बनाया गया और ये गुजरात की घटना को जो बहाना बनाया गया उसके साथ जो वहाँ के बड़े मौलाना थे उन मौलाना साहब को इसका मुख्य अभियुक्त बनाया गया और ये मौलाना साहब बाद में जब मुकदमा चला तो कईयों को सज़ा दी गई और ये मौलाना साहब को छोड़ दिया गया कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता। ख्याल कीजिए, जिनको मुख्य आरोपी कहा गया उन्हीं के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए और उनको छोड़ दिया गया। ये कहा गया कि ये जो साबरमती एक्सप्रेस है वो गोधरा से थोड़ी दूर जाकर रोकी गई और मुसलमानों ने बाहर से खिड़की में उसमें पेट्रोल डाला या केरोसिन डाला और उसमें आग लगी। आपको बता दूं, गुजरात में अहमदाबाद में एक फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने निश्चित रूप से कह दिया कि इस प्रकार किसी कैनिस्टर से, किसी बर्तन से, ट्रेन के बाहर से ट्रेन के अंदर पेट्रोल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जब आप नीचे खड़े होते हैं पटरियों के नीचे तो खिड़की की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई तक बाहर से फेंका हुआ ज्वलनशील पदार्थ नहीं जा सकता। खैर, तो एक मोदी साहब ने ये कहा। इसके बाद गुजरात के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हुए, कुछ हिंदू भी मारे गए, ज़्यादा मुसलमान मारे गए और इनको फिर रिफ्यूजी कैंप्स में रखा गया। उस समय एक दूसरा रोचक बात यह थी कि गुजरात के गृह मंत्री हरेन पांड्या, गुजरात की जो सरकार के मुख्यमंत्री, गुजरात के गवर्नर, केंद्र में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और केंद्र के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी के सभी अथॉरिटीज़, ये सभी आरएसएस के ट्रेंड प्रचारक स्वयं सेवक थे। खैर, फिर भी वाजपेयी जी का एक अलग स्वरूप वो दिखाते थे और कई महीनों बाद दंगों के बहुत बार वो शाह आलम कैंप के पास आए। वहाँ एक मीटिंग में उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें कहा कि राजधर्म का पालन किया जाना चाहिए। खैर, अब ये उनका कहना था और वाजपेयी जी ने ये भी कहा कि ये पूरे दंगे पूरे देश पर एक कलंक है, मैं विदेशों में जाऊंगा तो वहाँ मैं अपना क्या चेहरा दिखाऊंगा। तो खैर, ये बात हुई और इसी भयंकर दंगों के बाद कई मुसलमानों को रिफ्यूजी कैंप में रखा गया। रिफ्यूजी कैंप्स की हालत बहुत ख़राब थी। हज़ारों लोगों के लिए एक आध टॉयलेट, एक दो टॉयलेट थे और इसके अलावा ज़्यादा सुविधाएं रिफ्यूजी कैंप्स में नहीं थी। वो रिफ्यूजी कैंप्स को भी सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया और उस समय नरेंद्र मोदी ने एक बहुत भड़काऊ बयान दिया कि जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं ये बच्चा उत्पादन का केंद्र है, इसलिए सरकार इसको नहीं चलाएगी। तो खैर, अब इसके बाद
एक और प्रक्रिया हुई। इतने भयंकर दंगों के बाद गुजरात में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हुआ, जिसके चलते जो मुसलमान मिश्र बस्तियों में रहते थे वो मुसलमान ज़्यादातर उन एरिया में जाके रहने लग गए जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। जैसे अहमदाबाद में एक जगह है जिसे कहते हैं जुहापुरा। जुहापुरा में जगह जगह के मुसलमान आकर रहने लग गए और उनकी जो घर थे मिश्र बस्तियों में, उन घरों को उनसे वहाँ उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। अब ये देखने की बात है, इसको जो आंतरिक विस्थापन, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अहमदाबाद के एक एरिया से दूसरे एरिया में हुआ और उसमें जो न्याय की प्रक्रिया ही थी, रिहैबिलिटेशन का काम था, गवर्नमेंट ने अपने हाथ इससे पूरी तरह से धो लिए और ज़्यादा रिहैबिलिटेशन नहीं मिला, ज़्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। और आज जो भी इनका पुनर्स्थापना का काम कई मुस्लिम ट्रस्ट ने किया और ये मुस्लिम ट्रस्ट ने जो किया उसमें मस्जिदें भी बहुत बड़ी बनी, घर छोटे बने। खैर ये अपना अपना बात है, पर समाज इसमें ज़्यादा सामने नहीं आया और इनके पुनर्स्थापन का काम ज़्यादा नहीं हुआ। गुजरात के दंगों ने पूरे देश पर एक बड़ा कलंक लगा दिया और शायद आज तक जितने दंगे हुए उसमें ये एक बहुत भयंकर दंगा था। कई रिपोर्ट्स में, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स जिनका संकलन आया है, वो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कई सिटीजन्स ने, नागरिकों ने, पत्रकारों के साथ मिलकर, न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर इस घटना की जांच की और ये पता चला, उसमें सब रिपोर्ट्स में एक बात आती है कि ये दंगों के पीछे जहां एक तरफ सांप्रदायिक तत्व थे, दूसरी तरफ से इनकी मदद करने वाले, इनको अपना भयंकर काम करने देने में पुलिस का सहायता रही है, सरकारी प्रशासन की सहायता रही है। और बाद में तो यहाँ तक हुआ कि जो सरकार के ऑफिसर दंगों को रोकने की कोशिश करते थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस प्रकार की कई घटनाएं गुजरात में हुई। पर गुजरात में एक उम्मीद की नई किरण भी दिखी। वो नई किरण ये थी कि पहली बार कुछ सामाजिक संस्थाओं ने तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि जिन पर अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में हम शामिल हों। और इसमें मुख्य रूप से तीस्ता सेतलवाड़ का नाम आता है, जिन्होंने लगातार अपनी बहादुरी से गुजरात के दंगों में कई केसेस को लिया और उसके परिणाम स्वरूप कई लोगों को सजाएं भी हुई। याद रखिए, भारत में दंगों का लंबा इतिहास है पर दोषियों को सज़ा देने का इतिहास कम है। तो गुजरात में जहाँ एक तरफ ये नृशंस बारबेरिक हिंसा ने अपना एक बड़ा भयंकर रूप अख्तियार किया, उसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी कमर कस ली कि हम यहाँ रिहैबिलिटेशन के काम में, पुनर्स्थापन के काम में, न्याय दिलाने के काम में अपनी एक भूमिका अदा करेंगे। और उस लिए भी मेरे ख्याल से गुजरात के दंगे भारत के इतिहास में दो प्रकार का लैंडमार्क है। एक लैंडमार्क कि जब पूरी राज्य व्यवस्था सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ी होकर दंगों को होने देती है तो उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। उसके परिणाम स्वरूप आज गुजरात का मुसलमान एक दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में कई सालों से वहाँ रह रहा है। जुहापुरा जैसे एरिया, उन एरियाज़ में जो सामान्य नागरिक सुविधाएं हैं वो बहुत दिनों तक नहीं गई, जैसे बस का रूट हो, बैंक की ब्रांचेस हो, क्रेडिट कार्ड के सेंटर हो, उस एरिया में नहीं जा पाए। और दूसरी तरफ जैसे मैं बताऊं, उस बात को दोहराना चाहूँगा कि आशा की किरण ये दिखी कि नागरिकों को लगा कि न्याय व्यवस्था को केवल सरकार के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता। हमें इस संविधान में जितनी जगह है उसका उपयोग करके जो लोगों पे अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जुड़ना चाहिए। ये काम बहुत मुश्किल है पर ये काम करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कोशिशें हुई है। तो खैर, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा कि गुजरात के दंगे इस देश के इतिहास में हमेशा कई चीज़ों के लिए याद रखे जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को जब पूरा सरकारी संरक्षण मिलता है, जब सरकारी यंत्रणा उनके साथ मिलती है, तो अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार हो सकता है ये उसका एक उच्चतम बिंदु है।
गुजरात के दंगों का एक तीसरा महत्वपूर्ण फीचर तथ्य ये था कि इस दंगों में जहाँ एक तरफ करीब अलग अलग उसके डेटा है, एक तरफ करीब 2000 लोग मारे गए, सरकारी आंकड़े कुछ 1100 के करीब कहते हैं, उसमें मारे जाने वालों में 80% से ज़्यादा मुसलमान थे। उसी के साथ प्रॉपर्टी, संपत्ति का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसने मुस्लिम समाज के बड़े तबके की कमर तोड़ दी। अब इसका एक और परिणाम था जो दूरगामी था, और दूरगामी परिणाम ये था कि जो बीजेपी गुजरात में कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी सत्ता वापस में जीत कर आने का शक था, इन दंगों के बाद वो वहाँ पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई। और इसमें क्या कारण था? इसमें प्रोपेगेंडा ये किया गया कि हिंदू, गुजरात का हिंदू ये अल्पसंख्यक मुसलमानों के कारण असुरक्षित है, और उसको बचाने के लिए केवल एक ही पार्टी आ सकती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो ज़्यादातर दंगों का ये परिणाम जो अध्ययन से पता चलता है कि दंगों के बाद ऐसी पार्टियां पहले से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और ये बात लगातार गुजरात में भी देखने को मिली कि इतने भयंकर नरसंहार के बाद भाजपा नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पहले से पावरफुल हो गई, मजबूत हो गई, और वो करीब 15 साल से उस प्रकार से वहाँ राज कर रही है। और मज़े की बात यह है कि जो व्यक्ति उस समय मुख्यमंत्री था, जिस व्यक्ति ने की जिम्मेदारी थी कि वो दंगों को रोके, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि उस प्रकार के एक्सीडेंट को न होने दे, वो व्यक्ति बाद में जाकर एक तो 2 बार और मुख्यमंत्री बना, और उसी के बाद उसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने में भी एक बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। ये सब चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आखिर दंगों के पीछे किसकी मंशा होती है, क्या मंशा होती है, और वो हमें गुजरात से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। धन्यवाद।